हेलो छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्लास 12th के हिस्ट्री का प्रथम हिस्ट्री जो है 3 भागों में बाँटा गया है। तो जो प्रथम हिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है और ईंटें, मनकें तथा अस्थियाँ चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे इसको देख लेते हैं, उसके बाद उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि इससे पहले क्या पढ़े थे कि सिंचाई के प्रणाली के बारे में, कृषि से रिलेटेड सिंचाई प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे कि देखिए यहाँ से हम लोग पढ़े थे। आइए एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि ओवरलैप कर सके और आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। क्या पढ़े थे कि अधिकांश हड़प्पाई स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित था, यानी कि सूखा हुआ क्षेत्र, आधा सूखा हुआ, मतलब नमी बहुत ज्यादा नहीं थी, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि सिंचाई के लिए जो है, कृषि कार्य के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक स्थान, ठीक है, जो हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। सोर्तुगई जो अभी तत्कालिक अफगानिस्तान में है, और वहाँ सोर्तुगई नामक जो हड़प्पाई स्थल था, नगर था, वहाँ पे क्या किस चीज़ का मिला है? नहर का अवशेष मिला है। मतलब कि सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग किया जाता था, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, ठीक है, पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब और सिंध में नहर का कोई अवशेष नहीं मिला। मतलब कि हो सकता है कि पहले का जो नहर है बहुत पुराना नहर था, तो पानी के साथ जो गाद आता है, पानी जब बहाव करता है अपने साथ मिट्टी को काटते हुए ले जाता है, तो उसको गाद कहा जाता है, ठीक है, जिसको कीचड़ भी कहते हैं। तो उससे हो सकता है नहर भर गया हो, जिसके कारण इसका साक्ष्य नहीं मिल पाया। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से पानी प्राप्त किया जाता है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि हो सकता है कि नहर नहीं हो, ठीक है, कुओं से पानी प्राप्त किया जाता होगा सिंचाई के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा-सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा, किसका? कुओं का। कुओं का प्रयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि कार्य के लिए जल संचय हेतु किया जाता होगा। और जो धौलावीरा जगह है गुजरात में, अभी तत्कालीन गुजरात में है धौलावीरा, ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक भाग है। वहाँ से मिला है जलाशय का प्रमाण, ठीक है। तो जलाशयों का जो प्रमाण मिला है उससे क्या पता चलता है, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि कृषि के लिए हो सकता है कि यहाँ पे जल को संचय किया जाता होगा। जैसे पहले बहुत अधिक मात्रा में लोग कुआं खोदते नहीं थे, तो नदी से जो बहाव वाला जल है उस पर निर्भर रहते थे, या वहाँ से नहर बना करके सिंचाई का कार्य करते थे, या तो फिर बरसात के जल को जो है एक जगह इकट्ठा करने के लिए, संचय यानी कि संग्रहित करने के लिए जलाशय बनाया करते थे, या नेचुरल जलाशय जो गड्ढा वगैरह रहता था उसमें, या तो फिर बनाया भी करते थे। तो अभी क्या है कि अभी के हिसाब से भी बहुत सारा कुछ बनाया हुआ मिल रहा है, बहुत डेवलप था, तो जलाशय बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं उस काल के लिए। तो हो सकता है जलाशय बनाया गया हो, ये सब संभावना है, ठीक है। जिस तरह का साक्ष्य मिला उस तरह से लोग उसके बारे में समझ बनाते गए अपना। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ये बुक के हिसाब से अगर हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए आगे क्या है, एक टॉपिक स्रोत वन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्रोत वन आप लोग देख सकते हैं। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। आइए हम लोग देखते हैं कि पूरा वस्तु का पहचान कैसे किया जाता है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी, ठीक है। पहले के ज़माना में जो भोजन किया करते थे तो उसको अनाज को पीसने के लिए एक यंत्र था, और उसे आपस में मिलाने के लिए, जैसे भी हम लोग क्या करते हैं, पीसने के लिए अभी सिलवट का प्रयोग होता था, उससे पहले एक होता था चक्की, ठीक है, चक्की का प्रयोग होता था, तो चक्की नुमा ही कुछ मिला है, ठीक है। और मिश्रित करने के लिए और पकाने के लिए भी बर्तन की आवश्यकता होती थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। ये सब किस-किस चीज़ों से बनी होती थी? पत्थर से, या धातु, धातु में यानी कि तांबा हो गया, ठीक है, या लोहा हो गया, और या तो मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो में हुई उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो एक है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है। उससे जो उत्खनन हुआ, यानी कि उसमें खोदा गया, जो उसकी खुदाई हुई उसको जानने के लिए, मोहनजोदड़ो सभ्यता की जानने के लिए, और आरंभिक रिपोर्ट में, ठीक है, मतलब खुदाई के बाद जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ उससे क्या है कि कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ मिले हैं। अवतल चक्कियाँ, अब अवतल किसको कहा जाता है? आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे 10th में, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस तरह का, तो इसको कहा जाता है उत्तल। और जो इस आकार में बना हो तो ये अवतल दर्पण। तो यानी कि इस तरह की चक्की बनी थी, ठीक है, इसको अवतल चक्की, यानी कि बीच में अनाज संग्रहित रह सके, किनारे ऊंचा भाग बनाया जाता था ताकि अनाज गिरे नहीं पीसने के क्रम में, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते होंगे, इसीलिए एक शिक्षक की जरूरत होती है कि ताकि आप लोग अगर कहीं कोई ऐसा चीज आए जिसको समझ में ना आए तो उसको समझाने में आसानी हो। चलिए, और क्या है, मिली, और
ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। और ऐसा यह प्रतीत होता है कि ये जो अवतल चक्की है ये एकमात्र साधन थी अनाज पीसने के लिए, क्योंकि इस तरह का अनाज पीसने से संबंधित कोई और दूसरा साक्ष्य नहीं मिला है। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्नीज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। ठीक है, किस किस चीज़ से ये चक्की स्थूल कठोर यानी कि ज़्यादा कठोर, ताकि अनाज घिसने के क्रम में पत्थर नहीं घिस जाए। तो कंकरीले, ठीक है, कंकरीला यानी कि जो मजबूत होता है कंकड़नुमा, ठीक है। और अग्नीज एक प्रकार का पत्थर का है जो जिससे अभी मार्बल टाइल्स वगैरह या ग्रेनाइट वगैरह बनाया जाता है। और किस चीज़ का, और बलुआ पत्थर, ठीक है। ये अग्नीज पत्थर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट पत्थर होता है से निर्मित। आमतौर पर इनके अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। आमतौर पर यही सब पत्थर का जो है अत्यधिक प्रयोग हुआ है किस किस चीज़ को बनाने के लिए, औजार और बर्तन बनाने के लिए, ठीक है। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, ठीक है। ऊपर जो है ऐसे अवतल है, ठीक है, और नीचे जो है ऐसे उत्तल है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये उत्तल इसीलिए बनाया गया है कि कुछ भाग को मिट्टी में जमा करके, ताकि हिले नहीं और आसानी से अनाज को हम लोग पीस सके, पीसने के क्रम में हिले डुले नहीं, उलट पलट नहीं हो जाए, जिसके कारण ये नीचे से उत्तल रखा गया है और ऊपर से अवतल रखा गया है, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके, ठीक है। देखिए क्या बताया कि जिससे इसको हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरे छोटे पत्थर से आगे पीछे करके आगे पीछे चलाया जाता हो, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अभी सिलवट, ठीक है, जिसको मसाला पीसने के लिए उपयोग करते हैं, सिलवट, लोढ़ा वाला। और जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया करते थे। एक तो अनाज पीसने के लिए और दूसरा क्या है, सालन यानी कि सब्जी वगैरह बनाने के लिए। उसमें जो है उसमें मसाला या जड़ी बूटी को कूटने के लिए प्रयोग करते थे। दो तरह का बनाया गया प्रकार के पत्थर हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया, और जो श्रमिक खुदाई कर रहे थे उसमें पत्थर का क्या नाम दिया गया, सालन। एक आप लोग देख सकते हैं, ये है अवतल, ठीक है, ये अवतल नुमा है। नीचे देख सकते हैं, नीचे जिस तरह से इस आकार में बनाए हैं हम उसी आकार में है, ऊपर भी इस आकार में है। तो ये क्या हो गया, अवतल, ठीक है। इसमें ऊपर का जो पत्थर है ये इसको घिस करके लोग इससे बनाते थे, ठीक है। और बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई घर में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है, अर्नेस्ट मैके, ठीक है। और क्या है कि बावर्ची जो है इस तरह का पत्थर जो है एक उधार मांगा है, कहाँ से, संग्रहालय से, ठीक है, उधार मांगा है रसोई घर के लिए। क्या है, मोहनजोदड़ो। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, ठीक है। तो आइए मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है, एक नगर है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र विकास था, ठीक है। शहरी केंद्रों का विकास सबसे अनूठा इसीलिए माना गया है क्योंकि उस समय में इतने विकसित, ठीक है, जितने विकसित अभी हम लोग हैं या जितना अच्छे तरीके से अभी हम लोग विकास नहीं कर पाए हैं, उस समय इतना विकसित क्यों था, इसीलिए अनूठा माना गया। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। इसी तरह के केंद्र जो विकसित थे उसमें से एक मोहनजोदड़ो है। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध भले मोहनजोदड़ो है, लेकिन उससे पहले या सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। बस्ती दो भाग में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, ठीक है। ये दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो जो है, एक भाग जो है ये ऊंचाई पर बनाया गया है, ठीक है, और दूसरा भाग जो है बड़ा भाग है, ये बड़ा भाग है, लेकिन ये क्या है, ये नीचे बना है, ठीक है। इसका जमीन का तल जो है दूसरे भाग से नीचे है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया था। पुरातत्वविद इसका क्या नाम दिया था, जो ऊपर था उसका दुर्ग और जो नीचे था उसका निचला शहर। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह था कि यहाँ पर संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी, ठीक है। ये कच्ची ईंट के चबूतरे पर बना था, इसलिए इसका संरचना जो है वो ऊपर था, ऊंचे में था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, इसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। और क्या है कि दुर्ग जो ऊपर का बना था इसको दीवार से घेर दिया गया था, तो इसका क्या मतलब बनता है कि इसको निचला शहर जो है उससे अलग किया गया था, ठीक है। और निचला शहर भी दीवार से घेरा हुआ था। इसके अतिरिक्त
कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे, ठीक है। और उसके बाद निचला जो शहर है उसमें भी कई भवन कैसा था कि उसको भी ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। और चबूतरा किस तरह का कार्य करता था? चबूतरा घर के नींव का कार्य करता था। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता होती होगी, ठीक है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय बनाया गया ये संरचना, अगर एक व्यक्ति, एक श्रमिक यानी कि एक व्यक्ति जो मजदूर जो श्रम का काम करता है प्रतिदिन यानी कि 1 घन मीटर यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा अगर मिट्टी ढोता होगा, तब भी इसको बनाने में कितना समय लगेगा? तभी इसको बनाने में लग जाएगा 40 लाख श्रम दिवस, यानी कि 40 लाख श्रम दिवस लग जाएगा, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता होगी। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, ठीक है। और जो है भवन निर्माण जो किया गया वो चबूतरा पर जब बनना शुरू हुआ तो चबूतरे के निश्चित आकार, निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, ठीक है, कि पूरे में बना दे ऐसा नहीं। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके बाद उसके अनुसार कार्यान्वयन हुआ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो अभी हम लोग किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तो पहले उससे पहले प्लानिंग करते हैं, लेआउट करते हैं, उसके बाद इंजीनियर को बुलाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, फिर मिस्त्री को समझाते हैं, उस तरह से काम शुरू होता है। तो कहने का मतलब वही है कि उस समय भी जो शहर बनाया गया था सबसे पहले इस पर विचार विमर्श करके एक जो है विचार विमर्श करके बस्ती का नियोजन किया गया और उसके बाद इस पर कार्यान्वयन यानी इस पर कार्य किया गया, ठीक है। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सूख कर अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी, 2 गुनी और 1 गुनी, ठीक है, 4 गुनी, 2 गुनी। और इस सभी ईंटों की सभी हड़प्पाई बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है। हड़प्पा बस्ती जितना था सब में एक ही प्रकार का ईंट लगा था और एक निश्चित आकार का ईंट बनाया गया था। किस तरह के ईंट? 2 गुनी, ठीक है, 4 गुनी, 2 गुनी, 1 गुनी, ठीक है। यानी कि 4 गुना लंबा, यानी कि अगर कोई ईंट 4 इंच लंबा हो तो उसके अनुसार 2 इंच चौड़ा हो, ठीक है, और उसी के अनुसार 1 इंच मोटा हो, ठीक है। ये 4:2:1 के रेशियो में, 4:2:1 के रेशियो में, ठीक है। 1 तो दिया नहीं है लेकिन नोट्स में दिया हुआ है, बहुत जगह पे गाइड वगैरह में दिया हुआ है। आइए नालों के बारे में जानते हैं, ठीक है। नालों का निर्माण किस तरह से किया गया था? हड़प्पाई शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली था, ठीक है। एक विशिष्ट, जितना भी विशेष प्रकार का अनूठा चीज़ इसमें देखने को मिला है उसमें से एक नाली प्रणाली भी था, ठीक है। इसको पानी बाहर निकालने के लिए, पानी निकासी के लिए नाली का जो प्रणाली बनाया गया था यह भी एक विशिष्ट था और अनूठा था। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखते हैं तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों पर गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ग्रिड यानी कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो बनता है ग्रिड पद्धति, जैसे एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है, फिर बीच में इस तरह की बनाया गया था और एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, यानी कि जो दोनों एक दूसरे को काट रहा है उसका अगर कोण मापें तो 90 डिग्री हमेशा होगा, यानी कि समकोण, एक दूसरे के लंबवत थी सभी नालियाँ। और क्या बताया जा रहा है? अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो आप लोग अवश्य कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम दोबारा इससे ज़्यादा तोड़ करके अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उसके बाद अगल बगल आवास का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों और नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, ठीक है। जैसे किस तरह बनाया गया था, आइए एक हम बना करके दिखाते हैं। जैसे ये एक कोई प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे अभी भी बिल्डर लोग करता है। इस पे अगर बसाना है तो सबसे पहले हम यहाँ से एक रोड निकालेंगे, एक यहाँ से रोड निकालेंगे, और भी अगर बीच में बना रहे हैं तो इस तरह से निकालने का काम करेंगे। ये रोड हो गया, इसी तरह में गली भी रहेगा, ठीक है, रोड रहेगा गली, और गली के बगल में रहेगा नाली, ठीक है। अब इस घर को अगर हम यहाँ इस प्लॉट पे अगर कोई घर बनाते हैं, ठीक है, इस प्लॉट पे अगर कोई घर बनाते हैं तो कम से कम दीवार का एक भाग, ठीक है, घर का एक तरफ का दीवार, एक साइड का दीवार नाली और रोड दोनों से सटना जरूरी था। इस तरह से बनाया गया था, इतना सोच समझ करके।
ठीक है, और गंदे पानी का निकासी जो है यहीं से हो जाए सामने से। दीवार गली से सटा होना आवश्यक था, ठीक है। दीवार जो क्या था, प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। आप लोग समझ सकते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य मतलब कि घर किस डिजाइन के बने हुए थे, किस तरह से बने थे, इसके बारे में ये जानना है। तो इसमें क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो निचला शहर था, अभी हमने बताया कि दो भागों में बटा हुआ था, एक निचला शहर और एक ऊपर का शहर, ठीक है। जिसमें ऊपर का शहर जो था वो दुर्ग था, ठीक है, और निचला शहर जहाँ पे मकान नीचे बनाए गए थे या कुछ मकान चबूतरे पे बनाए गए थे, कुछ ही मकान थोड़े से ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए थे, पीछे चर्चा किए। इसमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जैसे कई घर ऐसा था जिसमें एक आंगन था, आंगन पर केंद्रित यानी कि आंगन वाला घर बनाया गया था, ठीक है। और इसके चारों ओर कमरे बने थे, संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। और इसमें क्या था कि आंगन था और उसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। पहले ज़माना में हम लोग का घर कैसे बनता था, मिट्टी का घर जो बनता था, बीच में आंगन और चारों साइड से घर होता था, उसी तरह के वही डिज़ाइन के घर बने थे। और क्या था कि आंगन को जो है वो खाना पकाने के लिए या फिर कताई धागे बनाने के लिए जो होता है, कताई करने के लिए, ये सब गतिविधियों का केंद्र था। और ख़ास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में, मतलब गर्मी के मौसम में लोग आंगन में सोना भी पसंद करते थे। तो यहाँ पे सोने का तो नहीं दिया है, लेकिन आंगन में ही काम करते थे, खाना पकाने का काम, जैसे गर्मी कम लगे, ठीक है, और कताई का काम, ये सब गर्मी के मौसम के लिए। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया गया महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी, और यहाँ क्या था, लोगों को एकांतता पसंद थी, ठीक है, जैसे एक दूसरे से अलग अलग रह करके कुछ समय बिताना, तो ये एकांतता। और इसके जो निचली दीवार थी, भूमि के तल पे बनी हुई थी, उसमें खिड़की नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं है। यानी कि जो मेन गेट बनाया जाता था, जैसे ऐसे करके ये है, मान लीजिए यहाँ पे आंगन है और इधर से मुख्य अगर बेडरूम वगैरह है तो इस तरफ बनाया जाता था दरवाजा, ताकि यहाँ से सीधे आंगन नहीं दिखे, ठीक है। जैसे कि यहाँ भवन में आप लोग देख सकते हैं, मुख्य दरवाजा ये है और आंगन का केंद्र ये है, ठीक है, मुख्य दरवाजा ये है। तो यहाँ से सीधा आंगन नहीं दिखे, या तो जो बेडरूम वगैरह बना गया है वो सीधा नहीं दिखे। इससे क्या होता है कि लोग सीधा आपके घर तक नहीं झाँक सकते हैं, या तो फिर आवाज़ वगैरह जो होता है रास्ते में, वो आपके घर तक नहीं पहुँच सके, डस्ट नहीं पहुँच सके। इतना प्रगति था उस समय, इतना लोग सोच विचार करके घर बनाते थे, इतना डेवलप हो चुका था उस समय। हम घर का ईंट के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, ठीक है। हर घर में ईंट के फर्श, मतलब नीचे जो जमीन था वो मिट्टी का नहीं था, जिससे कीचड़ नहीं हो जाए। स्नानागार मतलब नहाने वाला घर बना था, और फर्श पे क्या था, ईंट लगा था, जिसके नालियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। और जैसे बताएं कि सड़क का जो नाली होता था, 90 डिग्री पे सड़क एक दूसरे को काटता था, उसी के बगल बगल में नाली था। तो स्नानागार का नाली कहाँ खुलता था, जाकर के जो सड़क के बगल में नाली थी उसमें जाकर के मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद कुछ घरों में दूसरे तले या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे, ठीक है। जैसे उस समय भी क्या था कि दूसरे तले, यानी कि अगर 2 तल्ले का घर बना हुआ है तो दूसरे तल पे जाने के लिए या तो छत पे जाने के लिए उस समय भी सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिससे बाहर से आया जा सकता है। और कई आवास में कुआं बना था, और किस तरह से बना था, जो एकदम मेन गेट के सामने का जो कमरा है वहाँ पे सामने, ठीक है, ताकि बाहर के लोग भी आसानी से वहाँ से पानी ले सके, या राहगीर जो रोड में जा रहा है वो भी पानी पी सके। देखिए आइए दिखाते हैं, ये जो 6 नंबर वाला है, कहीं इसमें चर्चा किया गया है। ये जो 6 नंबर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आंगन है, 2 सीढ़ियाँ हैं, और क्या दिखा है, मोहनजोदड़ो के एक बड़े आवास है और असीमितीय आरेख है। कमरा नंबर 6 एक कुआं है। ये जो कमरा नंबर 6 बताया जा रहा है, ये कुआं है, यानी कि ये मुख्य दरवाजा और यहाँ पे कुआं है। और इसका कारण क्या है, इसके पीछे का बताया कि जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था, यानी कि रास्ते में आने जाने वाले राही लोग इसमें आसानी से पानी वगैरह ले सकते हैं। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या 700 थी। उस समय 700 कुएं खोदे गए थे, जिस समय आधुनिक युग नहीं था, इस तरह का औद्योगिक औजार नहीं थे, जैसे कि अभी खोदने के लिए बहुत सारे मशीन का प्रयोग किया जाता है, नहीं था। उस समय भी 700 कुएं थे केवल मोहनजोदड़ो में, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, ठीक है, प्रणाली यानी कि जो बनाया गया किस तरह से था। ये एक नालियों के बारे में दिया है। नालियों के विषय में मौके पर लिखते हैं, मैके लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था, ठीक है, हर आवास जो है गली के नालियों से जोड़ा गया था उस समय का प्रणाली।
और मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, मेन जो नाली था वो किसमें, गारों में जमाए गए, यानी कि ऐसी मिट्टी से जो आसानी से पानी में घुले नहीं, उसमें जमाया गया, ईंटों से बना हुआ था। और क्या था, और इन्हें ईंटों से ढका गया था और इस पे ढक्कन भी बनाया गया था, इसको ईंटों से ढका भी गया था, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। और ढक्कन इस तरह से बनाया गया था, यानी कि परमानेंट उसको नहीं ढका गया था, सफाई के समय में साफ करने के लिए उसको हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कुछ स्थान पे जो है चूना पत्थर का जो पट्टिका बनाया जाता है, यानी कि चपटे आकार का एक प्लेट नुमा, उसका प्रयोग किया गया था। और क्या था कि घरों की नालियों का एक हौदी था। ठीक है, हौदी या मालकुंड में खाली होती थी। घर की जो नाली, जैसे इस तरह घर की नाली जा रही है तो यहीं पे बगल में कहीं कोई गड्ढा बना दिया गया, हौदी या मालकुंड कहा जाता था। और गड्ढा में बनाने के बाद क्या होता था, जो भी नीचे तली से भारी सामान जा रहा है, ठीक है, बह करके मिट्टी या गंदगी, वो इसमें जाके बैठ जाता था और इसको भरने के बाद इसके ऊपर से पानी निकल करके चल जाता था। या तो इसी के नीचे बनाया जाता था, ठीक है, या तो इसी ऐसे नाली के नीचे ऐसे करके गड्ढा कर दिया जाता था कि भारी सामान यहाँ बैठ जाए और ऊपर से चल जाए नाली। ठीक है, या तो पानी, या फिर इसको बगल में इस तरह से बनाया जाता था। और क्या लिखा हुआ है, होती थी जिसमें से ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। और नीचे जो ठोस पदार्थ है इसी में जमा हो जाता था, जैसे मिट्टी बह करके जा रहा है, कुछ कचड़े बह करके घर से जा रहे हैं, या एक दो कंकड़ जा रहा है, कुछ इस तरह से, तो भारी सामान बैठ गया और पानी जो है नाले के रास्ते सीधे आगे बढ़ जाता था। और बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदिया बनाए गए थे। और बहुत लंबा जो नाला बनाया गया था, लंबा लंबा, तो कुछ कुछ दूरी पर इस तरह के चीज बनाए गए थे जिसको बाद में साफ किया जाता था। और पुरातत्व का एक अजूबा है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अलग अलग पड़े मिले। ठीक है, और क्या है कि इस तरह के हौदे को जो साफ किया जाता था वो मलबा पड़ा मिला है, यानी कि जो दर्शाता है कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। इससे क्या पता चलता है कि जो कचरा नालों से निकाल करके वहीं अभी तक ढेर मिला, तो इससे क्या पता चलता है कि नाले साफ करने के बाद जो कचरा है वो हमेशा हटाया नहीं जाता था। ठीक है, अर्नेस्ट मैके, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948, ये क्या लिखते हैं कि जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटे बस्तियों में भी मिलती थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटें का प्रयोग किया गया था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और उदाहरण के लिए क्या लिखते हैं ये कि ये केवल बड़े बड़े शहर जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब बड़ा शहर था, तो केवल यहीं तक नाली का प्रणाली नहीं बनाया गया था। ठीक है, जैसे अभी क्या होता है, जहाँ नगर निगम या नगर पालिका होता है वहाँ पे नाली बनाया जाता है, और बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे नाली कम ही देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, सारे घरों का कचरा रोड पे बहता है। ठीक है, या बस्ती होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो सारे घरों का कचरा रोड पे बहता है। अपना को बनाया है 100 फीट तो ठीक है, नहीं तो सारा कचरा रोड में दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस समय में क्या था कि केवल बड़े शहरों में नहीं था, नाली का प्रणाली छोटे बस्तियों में भी देखा गया है, जिसमें से एक का उदाहरण दिया गया है, जो लोथल का उदाहरण। ठीक है, ये लोथल जो है, इसके उदाहरण में बताया जाता है कि यहाँ पे मिट्टी का जो तली है और किनारे किनारे का जो भाग है वो बनाया गया था कच्ची ईंटों से। ठीक है, और नहीं सॉरी, इसमें बताया जा रहा है कि घर जो बनाया गया था वो कच्ची ईंटों से। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आवासों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था, लेकिन वहीं नाले के लिए पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। तो उस समय का विकास देखिए, हम लोगों ने निचला शहर का अवलोकन कर लिया, निचला शहर, उसके बाद दुर्ग। ठीक है, मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ था, एक निचला शहर और एक दुर्ग, ऊपरी शहर। आइए दुर्ग के बारे में जानते हैं कि दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाएं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। ठीक है, दुर्ग का ऐसा मिला है साक्ष्य जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका जो प्रयोग है वो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों, यानी कि सार्वजनिक कार्य जैसे कि पूजा हो गया, अनुष्ठान हो गया, तो इस समय के लिए किया जाता होगा, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। इनमें से एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना थी जिसको ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्सों जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। इसमें जो मुख्य संरचना है उसमें से एक विशाल माल गोदाम है। ठीक है, माल गोदाम जहाँ पे प्रयोजन के लिए या किसी मतलब कोई अनहोनी के लिए या कोई भी विशिष्ट कार्य किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्यूचर में कभी अकाल आ जाए, कुछ और आ जाए, तो उस समय के लिए सरकारी माल जो अभी भी रखा जाता है संरक्षित, तो इस तरह के लिए माल गोदाम एक बना था, जिसका अभी तक निचला हिस्सा जो ईंटों से बना था वो सुरक्षित है, लेकिन संभवतः अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऊपर वाला जो हिस्सा था, यानी कि दीवार और छत जो था, ठीक है, नीचे के हिस्से को, कुछ हिस्से को छोड़ करके, वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि लकड़ी का शायद बना होगा। ठीक है, जो बहुत पहले नष्ट हो गया, क्योंकि लकड़ी की आयु कम होती है, तो लकड़ी का बना था, बहुत पहले नष्ट हो गया। इसी में एक और है विशाल स्नानागार। ठीक है, नहाने का घर विशाल, ठीक है, बड़ा सा,
उसके में क्या है, विशाल स्नानागार, आंगन में बना एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ। जलाशय के तल जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। और जलाशय किस तरह था कि नीचे जो था एक आयताकार बनाया गया था स्विमिंग पूल, ठीक है, जिसमें पानी भरा होता था। उसके चारों ओर गलियारे, गलियारे कहने का मतलब क्या है कि जैसे बरामदा नुमा चारों ओर बना हुआ था, और उत्तर और दक्षिण भाग में उसके नीचे तली तक उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया। अभी भी स्विमिंग पूल में सीढ़ी बनाया जाता है, लगाया जाता है, तो उसी तरह से सीढ़ी बनी हुई थी, ठीक है। और क्या है कि जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग कर इन्हें जलबद्ध किया गया था, ठीक है। कि जलाशय के किनारे पर क्या था कि ईंट और जिप्सम को लगा करके एकदम किनारे किनारे पर, जैसे अभी मान लीजिए नए घर का ढलाई होता है तो उसमें पानी जमाने के लिए, या रोड का ढलाई होता है तो उसमें पानी जमाने के लिए किससे हम लोग ईंटा लगा देते हैं चारों साइड से, उसमें पानी जमा करके जलबद्ध कर देते हैं, मतलब एकदम मुंह तक पानी ऊपर से ऊपर तक भरा हुआ। तो उसी तरह से इसमें क्या था कि गारे का, जिप्सम के गारे का प्रयोग करके और ईंटों की सहायता से उसको जमा करके और एकदम जलबद्ध कर दिया जाता था। और इसके तीनों ओर बने हुए कक्ष, जिसमें से एक बड़ा कुआं था, जलाशय थे, एक बड़े नाले, पानी एक बड़े नाले में बह जाता है। इसके तीनों ओर क्या था, कुआं था, इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, सॉरी, और एक बड़ा सा कुआं बना था इसी के बगल में। उसका प्रयोग इसमें पानी भरने के लिए किया जाता था। और क्या था कि इसके अतिरिक्त और इसमें एक बड़ा नाला भी था। नाला किस लिए कि अगर नहाने के बाद कुछ दिन के बाद पानी गंदा हो जाए तो उसको निकासी किया जा सके, ठीक है, फिर दूसरा पानी भरने के लिए, तो उसके लिए एक नाले भी थे। इसके ऊपर एक गली के दूसरे ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना, जिसमें से 8 स्नानागार बनाए गए थे। और इसी के एक बगल में, ठीक है, गली, जिसे गलियारे बताए, तो इस तरह का मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ठीक है, उसके चारों ओर इस तरह से गलियारे अलग से बनाए गए हैं, और उसी में से एक गली के बगल में 8 इस तरह से स्नानागार बनाए गए हैं अलग अलग, ठीक है। और गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार, ठीक है, एक तरफ 8 और दो ओर क्या है 4-4 स्नानागार, गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बनाए गए थे। प्रत्येक स्नानागार में नालियां, गलियारे साथ में बने एक नाले में मिलती थी, और प्रत्येक स्नानागार में क्या था, नालियां बनी हुई थी। जैसे मान लीजिए इससे पानी निकलने के लिए सब में अलग अलग नाली बने हुए थे, और क्या था, गलियारी भी बने हुए थे जिससे लोग आ जा सके, ठीक है, और साथ में बने नाले में मिलती थी, और जो गलियारे थे वो साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी, यानी ये जो नाला था वो बड़े नाले में जाकर के मिलता था पानी निकासी के लिए। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाएं के साथ इनके मिलने से इस बात को स्पष्ट संकेत है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठान, स्नान के लिए किया जाता था। और इतना साक्ष्य मिलने के बाद क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका प्रयोग जरूर कोई विशिष्ट, ठीक है, स्नान के लिए किया जाता है। जैसे अभी विशिष्ट स्नान कुंभ स्नान हो गया, इसी तरह का कोई वहाँ पे अनुष्ठान होता होगा, या कोई मेला लगता होगा, या कोई त्यौहार मनाया जाता होगा, जिसमें स्नान करने की उसमें पद्धति होगी कि इसमें स्नान किए बिना ये पूजा या ये मेला को संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो लोग क्या, इसको स्नान करने के लिए, सामूहिक स्नान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है इसको साक्ष्य को देखकर। क्या दुर्ग पर माल गोदाम तथा स्नानागार के अतिरिक्त अन्य संरचनाएं भी है? जी बिल्कुल है, बहुत सारी संरचनाएं थी। मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं? आइए आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, जिससे समझने में और थोड़ी सी आसानी हो। देखिए ये जो संरचनाएं बनी है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, जूम कर दिए हैं, ये जो संरचना बनी है ये माल गोदाम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये क्या है, माल गोदाम है। और ये विशाल स्नानागार है, ये जो है यहाँ पे पानी जमाया जाता था पूरा जलमग्न करके। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बताया गया है कि इसके साथ यहाँ पे 8 जो बताया गया था कि बने हुए हैं स्नानागार छोटे छोटे, और 4 इस तरफ और 4 इस तरफ बनाए गए हैं। उसमें गलियारे भी हैं देखिए, और इसके साथ साथ यहाँ से नाली निकासी करके मुख्य सड़क जो है, मुख्य मार्ग के बगल में जो नाली था उसमें मिलाया गया था। तो यही है, एक बार आप लोग देख लीजिए, मिटा देते हैं फिर से, यही बनाया गया है संरचना, और इसी के बारे में बताया गया है। ये दैवीय मार्ग, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग देख सकते हैं बुक में, आपके बुक से ही है। और इसको कौन खोदे थे, तो व्हीलर द्वारा खोदी गई खाई, ठीक है, ये व्हीलर द्वारा खोदी गई खाई थी, ठीक है। और भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है, यहाँ पे महाविद्यालय आप लोग को देख सकते हैं, दिख रहा है कि यहाँ क्या है, महाविद्यालय है, विशाल आंगन है, तो ये सब चीज़। चलिए ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया, इसको यहीं समाप्त करते हैं। और जो है अगला सेशन हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला सेशन में है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, ठीक है।
कि उस समय भी समाज में सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, उस समय भी समाज में भिन्नता थी कि नहीं, जैसे जाति भिन्नता या फिर हो गया गरीबी अमीरी की भिन्नता, तो ये सब सामाजिक भिन्नता उस समय थी कि नहीं, इसका अवलोकन किया जाएगा पूरा साक्ष्य से, ठीक है। पुरातात्वविद के द्वारा जो पूरा साक्ष्य मिला है या पूरा पुराना सामान जो मिला है खुदाई में, उसके द्वारा भिन्नता का पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से हमारे सेशन में बने रहिए बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए, और जहाँ समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अपने तरफ से बेहतर जवाब देने का और तोड़ करके समझाने का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।